बार की बात है, अपने फूलों के लिए मशहूर देश में एक सुंदर राजकुमार रहता था। कई वर्षों तक एक जानवर के रूप में अकेले रहने के बाद इस राजकुमार को अपने जीवन का प्यार ब्यूटी मिली थी। अब वो ब्यूटी के साथ उस महल में खुशी के दिन बिता रहा था जिसमें वो रह रहे थे। एक दिन जब वो रात को भोजन कर रहे थे, ब्यूटी ने कहा, रिचर्ड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक जानवर बन गए हो क्योंकि तुम पर बुरा जादू था। तुम जैसे दयालु और अच्छे दिल वाले पर कोई ऐसा क्यों करेगा? प्रिय ब्यूटी, ये लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो एक अकेले बच्चे थे और अपने चेहरे पर लाल धब्बों के कारण वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया। दरअसल वो इतने गुस्सैल इंसान थे कि कोई उनके पास भी नहीं आना चाहता था। एक दिन एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर दाग धब्बों की वजह उनके कमरे में लगे गुलाब के फूल हैं। ये सुनकर ब्यूटी असमंजस में पड़ गई, लेकिन वो उत्सुकता से राजकुमार की बातें सुनती रही। कोई भी वैद्य इन धब्बों का इलाज नहीं ढूंढ सका, और क्योंकि मैं गुलाबों के करीब नहीं पहुंच सका तो मैंने पूरे देश में गुलाब के बगीचों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक दिन एक आम आदमी ने राजकुमार को सूचित किया कि जंगल की गहराई में एक चुड़ैल रहती थी। वे कहते हैं कि चुड़ैल का बगीचा गुलाबों से भरपूर था। ये जानकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ। वो उन गुलाबों को और उस डायन को नष्ट करना चाहता था जिसने उसका विरोध किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा जहाँ डायन रहती थी। डायन रोजा के पास वास्तव में रंगीन गुलाब के बगीचों वाला एक महल था। मिर, मेरे पैरों से हट जाओ, जल्द ही मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। मुझे तुरंत गुलाब तोड़ने की जरूरत है। डायन रोजा वास्तव में बहुत बदसूरत थी। उसकी नाक ने उसके मुंह को लगभग ढक दिया था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल थे। सुबह सुबह वो अपने बगीचे से गुलाब के फूल लेकर तेजी से अपने घर लौट रही थी। वो उन गुलाबों की पंखुड़ियों को कुचल रही थी और उनसे अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी और अपने जादुई शब्द बोल रही थी। खुद को सुंदर बना रही थी। उसके काले, रोएदार और गंदे बाल मुलायम, लंबे बालों में बदल गए। ओ मेरे प्यारे गुलाब, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? रोजा मेरी रानी, मुझे लगता है कि कोई हमारे महल की ओर आ रहा है। चुप रहो मिर। मैं आईने में अपनी सुंदरता देख रही हूँ, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। प्रिंस रिचर्ड और उनके सैनिक अंततः डायन के महल में पहुंच गए। दूर से गुलाबों को देखकर राजकुमार की आंखों में जलन होने लगी। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी विशेष पोशाक लेकर आओ। जबकि राजकुमार ने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई थी, एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला। तभी आगे राजकुमार, पीछे सैनिक गुलाब के बगीचे में दौड़ पड़े। प्रिंस रिचर्ड अपने सुरक्षित हाथों से बगीचे से मुट्ठी भर गुलाब चुन रहे थे, इतना कि गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बगीचे को भी नष्ट कर दूंगा, गंदी चुड़ैल। जब डायन रोजा की बिल्ली मिर खिड़की के पास सुस्ती से सो रही थी, वो अचानक आवाज सुनकर जाग गई और उसने देखा कि क्या हुआ था। वो तुरंत रोजा के पास भागी, जो शीशे में अपने मुलायम बालों में कंघी कर रही थी। गुलाब, तुम्हारे गुलाब चले गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखो। तुम फिर किस बारे में बात कर रहे हो मिर? सैनिक, वो गुलाब तोड़ रहे हैं। म्याऊ। डायन खिड़की की ओर दौड़ी। उसी क्षण उसने देखा कि एक कवचधारी व्यक्ति उसके पीछे अपने सैनिकों के साथ उसके बगीचे में गुलाब तोड़ रहा था। नहीं, मेरे गुलाब, तुम
मेरे गुलाबों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सैनिक अचानक रुके और खिड़की में चुड़ैल को देखा, लेकिन उन्होंने एक महिला को देखा जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वे उसकी सुंदरता से सब कुछ भूल गए। वे महिला की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुलाब तोड़ना बंद कर दिया। दूसरी ओर राजकुमार ने खिड़की में चुड़ैल को न देखकर गुस्से में गुलाब तोड़ना जारी रखा। उसी क्षण राजकुमार का दस्ताना गुलाब के विशाल कांटे पर लग गया और फट गया। उसके हाथ में तुरंत खुजली होने लगी और लाल हो गया। राजकुमार ने घबराकर बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कांटों से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही राजकुमार का भारी लोहे का मुखौटा उतर गया। ओह मेरा मुकुट, ओह मेरी आंखें, मेरी मदद करो, मेरी पूरी त्वचा जल रही है। उसी समय चुड़ैल बगीचे के बीच में प्रकट हुई। वो उदास होकर लगभग लुप्त हो चुके गुलाब के बगीचे की ओर देखने लगी। वो इतनी गुस्से में थी कि वो फिर से सुंदर नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके चेहरे पर जादू का असर खत्म हो गया और वो फिर से अपने पुराने बदसूरत रूप में वापस आ गई। अपने राजकुमार को मेरे महल में ले आओ, फिर ये स्थान छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मेंढक बना दूंगी और दलदल में कैद कर दूंगी। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। राजकुमार ने एक उदास कमरे में अपनी आंखें खोली। सुनो, क्या कोई है? ये क्या हो रहा है? डायन रोजा गुस्से में अंदर आई। मेरी मदद करो, मेरे हाथ और मेरा चेहरा बुरी हालत में है। अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो कोई भी राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेगी। नहीं, आप बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं। कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, आप एक जानवर की तरह अकेले रहेंगे। डायन ने अपने हाथ में रखी औषधि राजकुमार पर डाल दी और उसे एक बदसूरत जानवर में बदल दिया। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम था राजकुमार। अब से तुम मेरी सेवा करोगे। अब अपने महल में वापस जाओ और हमेशा के लिए गुलाब के बीज लगाओ। राजकुमार एक जानवर के रूप में अपने महल में लौट आया। उन्हें राज्य में देखकर सभी कर्मचारी डरकर महल से भाग गए। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया। गुलाबों के पास रहना अब प्रिंस रिचर्ड को परेशान नहीं करता था, लेकिन उसे विशाल महल में एक जानवर के रूप में अकेला छोड़ दिया गया। वो दिन रात बगीचे में गुलाबों की देखभाल किया करता था, जब तक कि ब्यूटी उसके सामने नहीं आई। यही कहानी है ब्यूटी, क्योंकि तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, पूरे दिल से प्यार किया, डायन रोजा द्वारा किए गए जादू का असर खत्म हो गया। हाय मेरे प्रिय राजकुमार, वो कितनी दुखद कहानी थी, लेकिन अब जादू बीत चुका है। बगीचे में गुलाबों का क्या होगा? प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत महल की खिड़की से गुलाब के बगीचे को देखा। गुलाबों के बीच उन्होंने बैंगनी चमक के साथ एक काली छाया देखी। ना तो तुम और ना ही गुलाब मुझे छुटकारा दिलाएंगे प्रिंस। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप दूंगी। राजकुमार और सुंदरी पहले ही समझ चुके थे कि प्यार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, लेकिन डायन रोजा के लिए इसे समझना असंभव था। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे।
उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी।
मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी।
जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो, मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे, तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे।
स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुक्त वन में रहती थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकों का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके
और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है, किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओ, ओए, ओए, पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, ओ, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम साथ बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौ ने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन केवल एक ही शर्त पर। हमें गाना बहुत पसंद है। क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम। आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है, मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं, अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा
सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी देकर। अब राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट, जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंको उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक
एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है, क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टारडस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टारडस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे। एक बार की बात है, एक सुंदर बर्फ जैसी दिल वाली बर्फ की रानी बहुत दूर देश में नुकीले टावरों वाले अपने महल में रहती थी। उसने जिन बच्चों का अपहरण किया था, उनसे बर्फ की मूर्तियां रात भर बनवाई। दिन के समय मूर्तियां एक एक करके पिघल रही थी। उनका पानी जंगली सफेद भेड़िए, महल के संरक्षक और रानी को मिल रहा था। मुझे अपने घर की याद आ रही है। तुम्हें याद है हम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमें चुप रहना चाहिए। अगर रानी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत बुरा होगा। उसी देश में सोने के दिल वाला एक राजकुमार भी था। जब विलियम नाम के इस राजकुमार को पता चला कि देश के खुशहाल बच्चों का रानी द्वारा अपहरण कर लिया गया है, वो अपने प्यारे घोड़े पर सवार होकर बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़े।
काफी देर तक यात्रा करने के बाद राजकुमार उस स्थान पर पहुंचे जहां एक बड़ा बागीचा था। तुम बहुत थक गए हो मेरे वफादार दोस्त, चलो थोड़ा आराम कर लो। जब वो बगीचे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सभी फूल मुरझा गए हैं। जैसे ही उसने एक फूल को छुआ, काले धुएं ने उसे घेर लिया और फूल एक चुड़ैल में बदल गया। अजनबी, तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि ये जगह आपकी है। मैं स्नो क्वीन का महल ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? ये चुड़ैल, जिसका नाम कारा था, स्नो क्वीन का नाम सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने इसे राजकुमार को नहीं जताया। मैंने तो ऐसी रानी के बारे में नहीं सुना है, ना ही ऐसे महल के बारे में। अपना झूठ अपने साथ लेकर निकल जाओ यहाँ ये से। झूठ नहीं है। रानी बच्चों का अपहरण कर रही है और उन्हें अपने महल में कैद कर रही है। आपको मदद करनी चाहिए। उसके बारे में मुझसे दोबारा बात मत करना। अभी यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। आप उसे जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो कहाँ है। कृपया मुझे बताइए कि वो कहाँ है। डायन कारा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जादू से प्रिंस विलियम के घोड़े को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। हे, तुमने मेरे घोड़े के साथ क्या किया? यदि आप भी बर्फ की मूर्ति में तब्दील नहीं होना चाहते तो जल्दी यहाँ से निकल जाएं। ध्यान से मूर्ति को अपने हाथ में रखें ताकि पिघले नहीं, अन्यथा आप अपना घोड़ा खो दोगे। विलियम ने घोड़े की मूर्ति को अपने हाथ में लिया और डर के मारे जंगल में भाग गया। विशाल सफेद पंखों वाले एक बाज ने उसे देखा और उसके पास उड़कर आया। हाँ, आप लेजेंड्स के सफेद बाज हैं? और क्या आप इस देश के राजकुमार नहीं हैं? आप जंगल में डर के मारे भाग क्यों रहे हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे स्नो क्वीन के महल में अवश्य जाना होगा, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर? राजकुमार ने बाज को एक एक करके कुछ हुआ था बताया। उस महल में जाने के लिए बाज ने हामी भर दी। अपनी मूर्ति मेरे पंखों पर रख दीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ना पिघले। विलियम बाज की पीठ पर कूद गया और वे एक साथ कुछ देर तक आकाश में उड़ते रहे। आखिरकार वे स्नो क्वीन के महल में पहुंचे। राजकुमार ने कितनी भी कोशिश की, वो महल का बर्फीला दरवाजा नहीं खोल सका। हट जाओ राजकुमार, दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें मेरे मजबूत पंखों की जरूरत है, लेकिन अंदर सावधान रहो, क्योंकि अगर मैं अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दूं तो तुम्हारे पीछे दरवाजा बंद हो जाएगा, समझ लो। तेजी से अपने पंख फड़फड़ाकर बाज महल के उस भारी दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और प्रिंस विलियम महल में प्रवेश कर गए। अंदर बहुत ठंड और बहुत शांति थी। बच्चों, तुम कहाँ हो? स्नो क्वीन, जिसने राजकुमार की आवाज सुनी, आप कहाँ हैं? जब उसे पता चला कि उसके महल में कोई अजनबी है तो वो बहुत क्रोधित हुई। तुम कौन हो? तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो? जैसे ही राजकुमार ने रानी को देखा, वो उसकी सुंदरता से दंग रह गया। वो एक भी शब्द नहीं कह सका और उसे प्रशंसा से देखता रहा। इस बीच रानी ने अपनी जादू की छड़ी लहराई, बर्फ के नुकीले टुकड़े बनाए। मैं तुम्हें तुरंत मेरा महल छोड़ने का आदेश देती हूँ, वरना मैं तुम्हारे दिल को बर्फ में बदल रुक जाइए दूंगी। प्लीज। वो बच्चे, जिन बच्चों का आपने अपहरण किया है, उन्हें अपने परिवारों के पास वापस जाना होगा। उन्हें छोड़ दो। जब राजकुमार भाग रहा था तो रानी ने राजकुमार पर बर्फ के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया। बर्फ के टुकड़ों से दूर राजकुमार भाग रहा था। उसने देखा कि बच्चे एक बड़ी मूर्ति के पीछे से देख रहे हैं। तभी जैसे ही बाज ने अपने सफेद पंख तेजी से फड़फड़ाना जारी रखा, उसके पंखों के बीच रखी घोड़े की मूर्ति महल की ओर उड़ गई। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि मूर्ति को बचाए या रानी के हमले से बचे। वो अपने घोड़े को बचाने ही वाला था, तभी रानी ने उस मूर्ति को बर्फ के बुलबुले में फंसाया और अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई।
ये घोड़ा बर्फ में बदल गया। एक जादू, मैं इस मंत्र को पहचानती हूँ, डायंकारा। हाँ। रानी उसके हाथ में मूर्ति होने के कारण उसे याद आ गया कि जब वो छोटी थी उसका दिल प्यार और परोपकार से भरा था। बाकी बच्चे जो रहस्यमय लड़की से डरते थे, जो जहां भी छूती थी वहां फूल खिला देती थी, वे उसके साथ नहीं खेलते थे। हर समय अकेले रहने से तंग आकर वो छोटी लड़की एक दिन सुंदर फूलों वाले बगीचे में गई और बगीचे के सारे फूल तोड़ लाई। लेकिन वो बगीचा दुष्ट चुड़ैल कारा का था। चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसे बर्फ के जादू का श्राप दिया। उस दिन के बाद बर्फ की रानी ने उसके दिल में प्यार महसूस नहीं किया। इसीलिए उसने प्यार शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया और देश के सभी खुश बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। कृपया उसे चोट ना पहुंचाएं। आपको कभी मनपसंद चीज नहीं मिली है क्या? यहाँ उस शब्द का प्रयोग मत करें। सिर्फ आपके बर्फ के दिल को पता होता कि प्यार का क्या मतलब है। प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी और अनमोल चीज होती है। जैसे ही प्रिंस विलियम ने रानी से बात की, बच्चों को फिर से प्यार की उपस्थिति महसूस हुई। इस तरह उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी की और महल के दरवाजे से बाहर निकल गए। रानी ने बच्चों को भागते हुए भी नहीं देखा क्योंकि वो गुस्से से भर गई थी। ये मूर्ति अब मेरी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। रानी ने विलियम पर बर्फ के टुकड़े फेंकना जारी रखा। राजकुमार महल से भागने ही वाला था कि बर्फ का एक टुकड़ा उसके पैर में फंस गया। घायल होकर विलियम बाज की ओर भागा। स्नो क्वीन के जंगली सफेद भेड़िए ने भी देखा कि क्या हुआ और बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। आखिरकार राजकुमार बच्चों के साथ बाज की पीठ पर चढ़ गया और उड़ गया। भेड़िया उनके पीछे गुस्से में गुर्राने लगा। राजकुमार का मन घोड़े की मूर्ति के साथ था और उसका दिल सुंदर स्नो क्वीन के साथ था। लेकिन रानी को प्यार का एहसास दिलाने वाले दिन अभी बहुत दूर थे। एक दिन एक देश में दूर, बहुत दूर, मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म था। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए फूल गर्मी के कारण मुरझा रहे थे। जानवर जल्दी थक रहे थे और राजा के संरक्षक लगातार पसीना बहा रहे थे। आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है। इन कपड़ों में तो हम पसीने से भीग गए हैं। न तो राजा, न उसके सैनिक और न ही ग्रामीण दिन बदिन बढ़ते इस तापमान का कारण समझ पा रहे थे। मारिया नाम की एक नौजवान लड़की बहुत परेशान थी जब उसने अपने खेतों में सड़ती हुई फसल को देखा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ये सारी सब्जियां सूख जाएंगी। इस गर्मी को तुरंत रोकने की जरूरत है। मारिया राजा के सामने गई और तेज गर्मी और खेतों के सूखने के बारे में शिकायत की। राजा ने अपने शूरवीरों में से एक को गर्मी का कारण खोजने के लिए नियुक्त किया। युवा शूरवीर बड़े साहस के साथ पहाड़ की ढलान पर निकल पड़ा। अंत में उसने एक ड्रैगन को देखा, पहाड़ की 7वीं गुफा में। 7 गुफाओं के साथ ड्रैगन लगातार अपनी सांसों से आग उगल रहा था और उसने कभी अपना मुंह बंद नहीं किया। जब शूरवीर को एहसास हुआ कि इस ड्रैगन से गर्मी आ रही थी, तो वो उसे रोकने के लिए अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ भागा। हालांकि ये देखकर ड्रैगन ने अपनी एक सांस से शूरवीर को वापस गांव में पटक दिया। और उसके मुंह से गांव पर आग का उगलना जारी रहा।
शूरवीर कवच से काला हुआ ग्रामीणों के बीच से गुजरा। मारिया और अन्य ग्रामीण शूरवीर की ये हालत देखकर बहुत दुखी थे। दूसरी ओर शूरवीर राजा के सामने गया और जो कुछ हुआ था वो सब बताया। मेरे राजा, गुस्से में एक ड्रैगन लगातार हमारे गांव के ऊपर आग उगल रहा है, इसीलिए तापमान बढ़ता जा रहा है। एक ड्रैगन? हाँ, देखिए, ड्रैगन की आग ने मेरे कवच का क्या हाल कर दिया है। राजा ने जो सुना उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कई दिनों तक उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगे कि वे ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं। फिर उन्होंने अपने दोस्त हैरल्ड को बुलाया और उसे एक काम सौंपा। हैरल्ड ने गांव के लोगों को अपने आसपास इकट्ठा किया और राजा की इच्छा की घोषणा की। हमारे गांव के तापमान का कारण 7 गुफाओं वाले पहाड़ की 7वीं गुफा में रहने वाला एक ड्रैगन है। ये ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है और लगातार आग उगल रहा है, और राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी उसका शिकार करेगा, राजा उसे 100 तोला सोना देंगे। हैरल्ड ने जो कहा उससे सुनकर ग्रामीण दहशत में थे। उनमें से हर एक ने अपने कदम पीछे खींच लिए और घरों को लौटने लगे। हालांकि बस उसी क्षण किसान मारिया बड़े साहस के साथ आगे बढ़ी। मैं ड्रैगन का शिकार कर सकती हूँ। क्या तुम सिर्फ एक खेत खोदने वाली लड़की हो? हमें मजबूत और पराक्रमी पुरुष योद्धाओं की जरूरत है। क्या तुम्हारे बीच कोई भी ऐसा नहीं है? तुम ऐसा नहीं कर सकती मारिया। मारिया, नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। हर तरफ सन्नाटा था। राजा के पुरस्कार की घोषणा के बावजूद मारिया के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ा। मैं एक मेहनती लड़की हूँ जिसके पास जानवर और खेत हैं। मैं इस गर्मी को खत्म करने की पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मेरी और गांव के सभी लोगों की फसलें नष्ट हो जाएंगी। ना ही हैरल्ड और ना ही गांव के बाकी लोगों ने मारिया की बातों पर ध्यान दिया। फिर भी अगले दिन मारिया ने अपना धनुष बाण लिया और चल पड़ी। उस दिन बाकी किसी भी दिन के मुकाबले और भी ज्यादा गर्मी थी, और इसके अलावा 7 गुफा वाला पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। पूरा रास्ता चलते हुए मारिया को लगातार पसीना आ रहा था। वो लगातार पानी पीती रही। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ, पर मुझे आगे बढ़ना है। चलो मारिया, लक्ष्य के लिए सिर्फ 2 गुफाएं बाकी हैं और तुम ये कर सकती हो। और जब 7 गुफाओं के साथ मारिया पहाड़ की 6ठी गुफा में पहुंची तो उसने देखा कि सभी बैंगनी फूल जो यहाँ बढ़ रहे थे खास तौर पर फीके हो रहे हैं। यहाँ तक कि अनोखा बैंगनी फूल सब मुरझा गए हैं। ओह, मैं पक्का उस ड्रैगन का शिकार करूंगी। मारिया पहाड़ की 7वीं गुफा तक पहुंचने के लिए मुश्किल से चढ़ी थी। यहाँ बहुत गर्मी थी, इतनी कि मारिया लगभग पिघल गई। आखिरकार अग्निश्वास ड्रैगन दिखाई दिया। तो तुम यहाँ हो ड्रैगन? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मारिया ने कुछ कदम और करीब जाने की कोशिश की ड्रैगन के पास, जो पत्थरों के पीछे छिपने जा रहा था। लेकिन ड्रैगन रुका नहीं, वो आग उगलता रहा। फिर भी वो रुकी नहीं। वो अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंच गई। उसी क्षण उसने ड्रैगन से एक अजीब आवाज सुनी। हाँ, ये ड्रैगन, वो रो क्यों रहा है? जब मारिया ड्रैगन की पीठ के आसपास घूमी तो उसने देखा कि वो एक कांटेदार तार में उलझा हुआ था। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत डरावना है, इसलिए तुम चिल्लाते रहते हो और आग उगलते हो। बेचारा ड्रैगन। उसने कांटेदार तार को बाहर निकाला, हालांकि ये बहुत मुश्किल था।
ओह, इसका तो एक भी कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। आउच! ओह, किसे पता था कि ड्रैगन को कितनी चोट लगी है। इस दौरान ड्रैगन ने अचानक अपना चेहरा मारिया की ओर कर लिया। उसने गुस्से भरी नजर में उसकी ओर देखा और गुस्से में फटने ही वाला था कि तभी मारिया ने उसे वो कांटा दिखाया जो उसने निकाल दिया था। जब ड्रैगन को एहसास हुआ कि उसने कांटों से छुटकारा पा लिया है तो वो बहुत खुश था। उसने मारिया को धन्यवाद दिया और फिर उसने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और आकाश में उड़ने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए जब उन्होंने महसूस किया कि तापमान सामान्य हो गया था और उन्होंने आकाश की तरफ मारिया को ड्रैगन की पीठ पर बहादुरी से उड़ते हुए देखा। ये मारिया है, बहुत खूब, वाह! ओह मारिया, तुमने कमाल कर वाह! दिया। वाह, क्या ये बात तो है। अद्भुत है। ओ मरिया, तुमने तो कमाल कर दिखाया। अगली सुबह मारिया राजा के सामने पेश हुई और बताया कि कैसे उसने ड्रैगन को बचाया। इस साहस और परोपकार के साथ उसने दिखाया वो राज्य की एकमात्र शूरवीर लड़की है। उस दिन से सदियों से बच्चों को ड्रैगन किंवदंती की बहादुर शूरवीर मारिया को बताया गया है, जो कभी खेतों में काम करती थी, उनकी तरह ही। एक बार एक दूर देश में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि अगर उसे बच्चा होता तो वो उसे अपने गहरे रहस्यों और शक्तियों को दे सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो पहली लड़की को सबसे दूर ले जाकर बिल्कुल अपनी बेटी जैसा बड़ा करेगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। जहाँ चुड़ैल रहती थी वहीं से कुछ ही दूरी पर एक किसान पति पत्नी रहते थे। एक दिन आदमी को बड़ी अच्छी खबर मिली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। हमें बच्चा होने वाला है। दुर्भाग्यवश उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। महिला बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसका वजन कम होता गया। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती तो बच्चे को खो देती। उसके पति ने हर दवा और फायदेमंद जड़ी बूटी की कोशिश की, पर वो ठीक नहीं हुई। उसके आखिरी डॉक्टर ने उसे कहा कि एक ही तरीका है जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है, सिर्फ उसी के पास इसे ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आदमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल के महल में चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी निडरता से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मेरी पत्नी बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने सुना है कि केवल आप ही के पास उसके उपचार की जड़ी बूटी है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी पेट से है। अगर मैंने उपचार नहीं किए तो मैं दोनों को खो दूंगा। उसकी स्थिति के बारे में सुनकर चुड़ैल ने अपना मन बदल दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने उसे उपचार की जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी के पत्तों का एक एक टुकड़ा रोज तुम्हारी पत्नी को खिलाना, तुम्हें वो ठीक होती नजर आएगी। आदमी बहुत खुश हो गया। भागते भागते घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने रोज पत्तों का एक टुकड़ा खाया। उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और उसका खोया वजन भी बढ़ता गया। पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने दी हुई औषधि खत्म हुई। पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बहुत ही कम समय में उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई।
कोई उपाय ना होने के कारण आदमी ने फिर से चुड़ैल के महल का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल को पता था कि वो वापस जरूर आएगा। ये वही बीज है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम इनको तुम्हारे बगीचे में लगा देना और फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा पाओगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बच्ची होती है तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मान सकता। तो जाओ यहाँ से। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। दुखी होकर आदमी घर वापस आ गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अब बच्चे को भी खतरा बढ़ गया था। आदमी की रातों की नींदें उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की शर्त नहीं मानता तो वो पत्नी और बच्चा दोनों को खो देता। पर अगर वो शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दोनों बच जाते। इसीलिए उसने अपना मन बना लिया और चुड़ैल के महल में गया। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली और बीज लेकर घर गया। चुड़ैल ने दिए हुए बीज उसने अपने बागीचे में बो दिए। बीज बहुत ही कम समय में उग गए। आदमी ने अपनी पत्नी को बागीचे में उसने उगाए हुए पत्ते खिलाए। जैसे दिन बीतते गए, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर आदमी को अब डर सता रहा था। ये एक सुंदर बच्ची है। उसी दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद उसका राजकुमार था जो भविष्य में राजा बनता। राज्य की जनता बड़े दिल वाले राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में एक दिन इन दोनों बच्चों के जीवन मिलेंगे। पति पत्नी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसी दिन चुड़ैल आई और बच्चे की मांग की। पति पत्नी ने भारी मन से बच्ची चुड़ैल को सौंप दी। मेरी बच्ची वो अब मेरी बच्ची है, पर फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे रपुंज़ल नाम देती हूँ। चुड़ैल बच्ची को लेकर जंगल में चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा टावर था। चुड़ैल सीढ़ियों से टावर के बहुत ऊपर चली गई। वो आखिरी मंजिल के एक कमरे में पहुँचे। चुड़ैल ने बच्ची को उसके पालने में रखा। रपुंज़ल, मेरा सुंदर बच्चा। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर रपुंज़ल ने उस टावर में अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय रपुंज़ल टावर से नीचे उतरकर महल के सामने खेला करती और रात को दोबारा टावर के आखिरी मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। चुड़ैल ने रपुंज़ल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे। वो रोज उसके बालों में अच्छे से कंघी करती। छोटी बच्ची को ये बहुत पसंद था। दिन गुजरते गए। रपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी और अब वो किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल टावर के पास गई और रपुंज़ल को बाहर बुलाया। रपुंज़ल, मेरी बच्ची, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ल ने उसके सुनहरे बाल नीचे फेंके। उसके बाल अब नीचे तक पहुंचने लगे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल टावर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और सीढ़ियां गिरने लगी। दुनिया के कोई भी शब्द इन सीढ़ियों को फिर से नहीं ला सकते। आश्चर्य के साथ जो भी हो रहा है उसे देखकर रपुंज़ल जान गई थी कि वो टावर से नीचे कभी नहीं उतर सकती।
चुड़ैल रोज टॉवर से नीचे उतरने के लिए रपंजेल के बालों का इस्तेमाल करती और शाम को भी वो टॉवर के नीचे आकर रपंजेल को पुकारती। रपंजेल, तुम्हारे बाल नीचे आने दो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज सुनकर रपंजेल अपने बाल नीचे छोड़ती और उसी के सहारे चुड़ैल ऊपर आ जाती। माँ, तुम मुझे टॉवर के बाहर क्यों नहीं जाने देती? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाना चाहती हूँ। रपंजेल सारा दिन गाने में और जो पंछी उसके खिड़की पर आते उनसे बात करने में बिताती थी। दूसरी तरफ जो बच्चा उसी दिन राजमहल में पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो गया था। राजा अब बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि उसका जवान बेटा उसकी गद्दी संभाले, राजकुमारी से शादी करे और उसे पोता दे। अन्य राज्यों की कई राजकुमारियां महल में आकर जाती, पर राजकुमार को कोई भी उसकी पत्नी के रूप में नहीं भाई। आखिर राजकुमार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा अपने असली प्यार की खोज में। जब वो जंगल के पास पहुंचा जहां टावर छुपा था, उसने अपने आदमियों से पूछा, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया। चलो इस जंगल से गुजरते हैं, शायद हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। राजकुमार, ये जादुई जंगल है। सुना है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसा तुम कह रहे हो? क्या पता कोई अफवाह हो। खुद जाकर देखते हैं। राजकुमार और उसके आदमी ने जंगल में प्रवेश किया। राजकुमार को खुद पर भरोसा था, पर उसके आदमी को नहीं। कुछ देर बाद उनको टावर दिखाई दिया जहां रपंजेल रहती थी। फिर उन्होंने रपंजेल का गाना सुना। कितनी मीठी आवाज है। टावर के नजदीक पहुंचकर राजकुमार ने उसका गाना सुना और कुछ देर तक उसकी सुंदरता निहारता रहा। उसी समय चुड़ैल वहां आई और उसने रपंजेल को पुकारा। रपंजेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर रपंजेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे छोड़े और चुड़ैल बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो इसका नाम रपंजेल है। राजकुमार ने कुछ समय टावर के आसपास घूमने का फैसला किया और रपंजेल को देखता रहा। चुड़ैल रपंजेल के बालों के सहारे हर सुबह नीचे आती और रात को ऊपर चढ़ती। रपंजेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपना सारा साहस जुटाकर जब चुड़ैल वहां नहीं थी, टावर के पास गया और पुकारा। रपंजेल, रपंजेल। रपंजेल पहली बार उसकी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुन रही थी। पहले वो संकोच कर रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए कि कौन हो सकता है, इसलिए उसने खिड़की के नीचे देखा। उसने देखा एक नौजवान नीचे से उसको देख रहा था। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी अद्भुत आवाज सुनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अनजाने लोगों से बात करने की अनुमति नहीं, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कृपया नीचे आओ ताकि हम बात कर सकें। मैं नहीं आ सकती, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसी समय रपंजेल ने माँ को आते देखा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ ने तुम्हें नहीं देखना चाहिए। राजकुमार तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। टावर के पास पहुंचकर चुड़ैल ने पुकारा और रपंजेल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई।
राजकुमार रोज आने लगा। अब वो दोस्त बन चुके थे और वो भी जान चुकी थी कि उसे राजकुमार से कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने अपने बाल नीचे छोड़े। राजकुमार ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। रपेंसिल बहुत उत्सुक थी। उसने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था और आज राजकुमार उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस टावर में बंद करके क्यों रखा है? माँ मुझे कहती है कि ये दुनिया बुराई से भरी है। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है। क्यों एक माँ अपनी बेटी को ऐसी जगह पर बंदी बना कर रखेगी? हाँ, ये सच है कि दुनिया में बुराई है, पर फिर भी सुंदरता भी तो है ना। रपेंसिल ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या राजकुमार जो कह रहा है वो सच है, और वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और साथ में भागने का फैसला किया। उस रात जब चुड़ैल टावर पर पहुंची, उसने रपेंसिल के बाल नीचे छोड़े हुए देखे। रपेंसिल ने मुझे आते हुए देख लिया, इसलिए बाल नीचे छोड़ दी। टावर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा? रपेंसिल के बाल काटकर खिड़की से बंधे हुए थे और रपेंसिल कहीं नहीं थी। उसे पल में एहसास हुआ कि रपेंसिल भाग गई। रपेंसिल ने अपने बाल काटे और खिड़की से बांध दिए थे और उसी के सहारे वो और राजकुमार टावर से नीचे उतरे थे। रपेंसिल, रपेंसिल, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इसी बीच रपेंसिल और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर आए। जंगल जादुई होने की कहानी चुड़ैल की बनाई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई वहां आकर रपेंसिल को देखे। रपेंसिल और राजकुमार आखिरकार महल पहुंचे। रपेंसिल के साथ राजकुमार राजा और रानी के सामने गया और देखा कि राजा एकदम स्वस्थ उसके सामने खड़े थे। पिताजी, आप एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक औषधि बूटी ने तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ किया मेरे पुत्र। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रपेंसिल। रपेंसिल? राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। राजा ने बताया कि एक बूढ़े युगल ने उन्हें वो औषधि दी और उन्हें बुरी चुड़ैल की कहानी भी बताई कि कैसे वो उनकी बेटी को पैदा होते ही ले गई। राजकुमार और रपेंसिल उस बूढ़े युगल के घर पहुँचे। जैसे ही उस औरत ने सुनहरी बालों वाली लड़की देखी, उसने पहचान लिया कि वो उसी की बेटी रपेंसिल है, जो चुड़ैल उससे लेकर गई थी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शुरुआत से पूरी कहानी सुनकर रपेंसिल ने अपने माता पिता को अपना लिया। राजकुमार और रपेंसिल का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो टावर में फंसे चुड़ैल के साथ क्या हुआ? राजा ने चुड़ैल को पकड़ा और उसी टावर में कैद किया और टावर के नीचे सैनिक तैनात किए ताकि चुड़ैल वहां से ना भाग पाए। चुड़ैल के साथ ही उसके गहरे जादुई रहस्य भी गायब हो गए।